संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा से इस वक्त आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ पर एक खास पेशकश। ये है बिजनेस एंड लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 और इसमें हमारे साथ ये सेशन है जिसका नाम है रोल ऑफ बूटस्ट्रैपिंग वर्सेस वेंचर कैपिटल फॉर अर्ली एज स्टार्टअप। और इसमें जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं सीधे सवालों के साथ हम उनका सामना करना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपके पास जाऊंगा विकास जी। आप 20 साल से आप यूरोप में हैं और स्पेसिफिकली आप नीदरलैंड में हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप भारत से नीदरलैंड पहुँचे, 20 साल आपने अपनी वहाँ जड़ें जमाई, यकीनन वहाँ संभावनाएं होंगी जिनको आप तलाश कर यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन ये जो संस्कृति यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे हैं जो भविष्य को बहुत बेहतर ढंग से अपेक्षा रख रहे हैं कि भविष्य बहुत बेहतर हो, लेकिन ये बहस हमेशा उठती है कि भारत अब बहुत बढ़ रहा है लेकिन अब विदेशों में वो चमकने बाकी नहीं रही है। हमारा जो परसेप्शन है, क्या ये परसेप्शन सही है या जो पहले से परसेप्शन चला आ रहा है कि वेस्ट जो है वो बहुत ही अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ क्षेत्र है? क्या आप कहना चाहेंगे और कैसे आप इन्हें प्रेरित करेंगे कि कहाँ फोकस करें? विकास जी, धन्यवाद इस सवाल के लिए। बहुत अहम सवाल है और मुझे ऐसा लगता है कि आज जितनी संभावनाएं भारत में हैं, बेशक सभी लोग जानते हैं कि आज का जो भारत है वो पूर्ण तरीके से जो 15-20 साल पुराना भारत है उससे काफ़ी, बोलते हैं 180 डिग्री का चेंज है। परंतु आज भी भारत में कई चीज़ें ऐसी हैं जहां यूरोप बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। आज एजुकेशन के क्षेत्र में देखें, करियर के क्षेत्र में देखें, एक्सपोजर के क्षेत्र में देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जब करियर में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो है ही हैं, जो एक्सपोजर है वो है ही है। परंतु आप अगर जब यूरोप का ढांचा देखें तो यूरोप में औसत पॉपुलेशन जो है वो बहुत लो लेवल पर आ रही है कि जहां अगर आज यूरोप को सस्टेन भी करना है तो यूरोप में आज वो सस्टेन अपने आप से स्वयं की पॉपुलेशन से नहीं कर सकता है। तो वहाँ आज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो भारतीय हैं उन्होंने अपनी मेहनत से, निष्ठा से और एक ट्रस्ट जो वर्ल्ड पे बिल्ड किया है। आज आप देखें, इंडिया यूरोप लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में उभर के आए हैं और अभी जब से ट्रंप के हम टैरिफ की बात कर रहे हैं तब से इंडिया ईयू के साथ एक एफटीए भी साइन करने वाला है जहां भारत का जो व्यापार है ईयू के साथ वो दुगना से तिगना होगा। आज हम बात करें 150 बिलियन का व्यापार है, वो 400-500 बिलियन का दायरा पार कर जाएगा अगली 6 से 7 साल में। उस दौरान इतनी संभावनाएं निकलेंगी आज के इन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 2 साल में, 5 साल में या तो अपना खुद का स्टार्टअप बनाएंगे, या तो आपका खुद की एक्सपोर्टिंग कंपनी चालू करेंगे, या तो कोई करियर देखेंगे। कि आज आपने अगर ये ठान लिया कि ये अपॉर्चुनिटी का दायरा है और आपने फोकस करके उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर लिया, तो मुझे लगता है बेशक आप यूरोप में काम करो या इंडिया में काम करो, संभावनाएं अपूर्ण हैं आपके लिए। एंड जो यूरोप में टेक्नोलॉजी है क्या, जब मैं 20 साल से मैंने यूरोप में काम किया, मेरा फोकस निरंतर एक ही था कि जो यूरोप में टेक्नोलॉजी है और कैपिटल है उसको कैसे हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के सामने पेश कर सकें। तो आज जब 20 बरस से लगातार निरंतर एक ही प्रयास मैंने किया है कि कैसे हम भारतीय मूल की जो कंपनीज हैं उनको यूरोप में जो टेक्नोलॉजी आ रही है उनसे कैसे जॉइंट वेंचर करवाया जा सके, चाहे वो फूड एग्री में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो एआई के क्षेत्र में हो। तो संभावनाएं मुझे लगता है कि अपूर्ण है और आपके लिए जो कि भविष्य भारत का बहुत इंपॉर्टेंट, यूरोप बहुत बड़ा प्लेयर है भारत के लिए। तो आपको ये देखना है कि आप बेशक भली से इंडिया में भी रहना चाहो, यहाँ यूरोपियन कंपनीज के लिए कैसे काम कर सकते हो, या आपको एक्सपोजर मिलता है यूरोप में जाके आप कैसे एक्सपोजर लेके इंडिया में आ सकते हो और भारत के लिए जो एक वरदान साबित कर सकते हो, जो हमारे मोदी जी कहते हैं विकसित भारत 2047 में, और जो हमने पहले स्पीकर से भी सुना कि 2042 तक कैसे वो हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम ये ठान लें कि यूरोप में क्या खासियत है, उसको कैसे हम भारत में लेके आएँ और उसके बेस पर अपना अपॉर्चुनिटी और करियर इस्टेब्लिश करें, वो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होगा। विकास जी, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें जोड़ूंगा कि आप अपने अनुभव से कुछ बता सकते हैं कि कैसे 20 साल पहले आपके सामने क्या संभावनाएं थी, कैसे क्योंकि बच्चों को हमारी जो भारी भरकम शब्द होते हैं ना वो उलझाते ज़रूर हैं, रास्ता नहीं दिखाते हैं। तो एक बार रास्ता अगर आप दिखाएं अपने अनुभव से कि क्या आपके सामने संभावनाएं थी, कैसे आपने आइडेंटिफाई किया, कैसे आप बढ़े, तो मुझे लगता है कि वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ढूंढ सकेंगे अपना रास्ता। बेशक। है क्या कि जैसे मैं 20 साल पहले गया था तो मैं पढ़ने गया था, मैंने इंडिया में सीए कर रखा है, परंतु मैंने एक एक्सटेंशन अपना जो इंटरनेशनल डिग्री होता है एलएलएम करने गया था जो कि 1 साल का था।
आइडिया मेरा ये था कि मैं जब लौट के आऊँगा, मुझे मालूम था 20 बरस पहले कि इंडिया में जो ग्लोबल ट्रेड जिस हिसाब से स्केल अप करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड निकलेंगी। तो मैं पढ़ने के हिसाब से गया, क्योंकि आपको एक एंट्री पॉइंट चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि यूरोप, आप सोचो यूरोप बड़े आसानी से जा सकते हो अगर आपने ठान ली यूरोप जाना है, आपने फोकस कर लिया कि हमें इस क्षेत्र में यूरोप में काम करना है, कोई आपको रोक नहीं सकता है, परंतु आपको स्टेप बाय स्टेप से चलना पड़ेगा। तो मेरे केस में क्या था, मैं जैसे पढ़ने गया 1 साल के लिए, मैंने तुरंत प्रयास किया कि मुझे एक वहाँ नौकरी मिल जाए 1 साल के लिए। तो मैंने PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी अकाउंटिंग एंड ऑडिट फर्म है, मुझे उसमें एक्सपोजर मिला काम करने का। और क्या होता है ज़िंदगी में कि कड़ियाँ अपने आप खुलती चली जाती हैं। आप स्टेप्स, आप डायरेक्शन सही लोगे, स्टेप्स सही उठाओगे, तो आपको कड़ी एक से एक कड़ी जोड़ती चली जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 2012 में मैं PwC का यंगेस्ट पार्टनर बनने के बाद PwC छोड़ दूंगा नेदरलैंड्स के अंदर, और फिर अपना कारोबार चालू किया पिछले 12 बरस में। तो जो संभावनाएं आती गई वो जुड़ती गई। तो आप लोगों के लिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सुझाव ये है कि आप एक अपना जो डायरेक्शन है उसको अलाइन कीजिए कि हमें करियर में हासिल क्या करना है। तो जो बिजनेस वाले लोग हैं कि हमें बिजनेस करना है, जिसको जॉब करनी है, वो पहले दायरा क्लियर करिए। जब तक वो फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं होगा आपका, आप सेकंड स्टेप पर नहीं जा सकते हो। सेकंड स्टेप आपका ये होगा, आपने कहा कि हमें बिजनेस करना है या हमें स्टार्टअप करनी है या हमें जॉब करनी है। ठीक है, अगर हम यूरोप देखते हैं तो यूरोप में किस देश में, कौन सा देश सबसे ज़्यादा कॉन्ड्यूसिव है आपके लिए, और उस देश में हम कैसे अपने आप को एसोसिएट कर सकते। तो आपको एग्जाम्पल देता हूँ जर्मनी का। आज की डेट में आज ये हालत है कि जर्मनी में हर साल 15 से 20 हज़ार इंडियंस जा रहे हैं जॉब्स के लिए और बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, क्योंकि ह्यूज अकाल है वहाँ लोगों का। और अगर आप स्किल्ड हैं, तो आपने अगर कहा कि मुझे जर्मनी जाना है, तो जर्मनी में आप देखिए कौन कौन सी ऐसी स्किल है जो कि रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए, और अपनी स्किल उसी हिसाब से नेक्स्ट 2-3-4 साल में बिल्ड कीजिए। और वहाँ जाने से पहले हो सके तो 1-2 साल का काम भी कीजिए। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं। एक बार आपने डायरेक्शनली अलाइन किया अपने आप को कि हमें किस दिशा में जाना है, उसके हिसाब से आप स्टेप 1 कि आपको एरिया कौन सा है, स्टेप 2 कौन सा कंट्री है, स्टेप 3 कौन सी स्किल है जो आपके लिए उस कंट्री में काम आएगी, और स्टेप 4 वहाँ कैसे नेटवर्क में हम इस्टेब्लिश करें अपने आप को। तो आप ये 3-4 स्टेप्स अगर लाइन से फॉलो करो तो गोल्डन फॉर्मूला है विकास जी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है हर एक बच्चा जो आज एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है या जो स्वयं का एक पहले लेट्स से जॉब करना चाहता है, वो आपने अगर ये रास्ता सही चुना, क्योंकि आमतौर पर रास्ते में ठोकर खाते हैं लोग कि पहले स्टेप की जगह हम चौथे स्टेप पर चले जाएं या हम दूसरे स्टेप पर चले जाएं, वहाँ दिक्कतें आती हैं। तो सीक्वेंस आप ठीक रखोगे तो जो आप चाहोगे वो आप हासिल करके रहोगे। बिल्कुल। और परेश जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि अगर हम बिज़नेस की बात करें या नौकरी की बात करें, मुझे लगता है कि 99% लोग ऐसे होंगे जो पैसे के लिए बिज़नेस या फिर नौकरी करना चाहते हैं। 1% ही होगा जो सोशल वर्क के लिए करना चाहता। मैं तो नहीं करना चाहती लेकिन मेरा सवाल ये है कि शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देखा था मैंने, तो उन्होंने कहा था कि मेरे को ये बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है कि पैसा तो हाथ की मैल है। मेरे लिए पैसा बहुत कुछ है, मुझे अच्छा लगता है मैं चार्टर्ड प्लेन में घूमूं, मुझे अच्छा लगता है मेरा इतना बड़ा बंगला है, लेकिन सफ़र कहाँ, वहाँ से वहाँ तक तय कैसे किया जाए। जैसा कि उन्होंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आपको पहला कदम उठाने के लिए भी पैसा चाहिए। वो पैसा कैसे जनरेट किया जाए? कहा तो जाता है कि पैसे को पैसा बनाता है, लेकिन पैसा कहाँ से लाया जाए? आई थिंक वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, बहुत सही और सवाल आपने पूछा, और ये स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है ये जानना। मैं ABP न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ, संस्कृत यूनिवर्सिटी जिसने ये फोरम क्रिएट किया। आई थिंक इन स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंसाइट्स जो इनको मिलेगी जिस स्टेज ऑफ करियर्स में है। ज़्यादातर हमने जब चेक किया था पिछले सेशन में, तो ये लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया था, लिटिल 3rd ईयर, तो दे हैव स्टिल 1.5-2 years टू बिल्ड देयर करियर। तो इनको इस जर्नी में बहुत ज़रूरी है समझना कैसे होगा। सो थैंक यू संस्कृत यूनिवर्सिटी सचिन जी फॉर क्रिएटिंग दिस फोरम इन लोगों के लिए। आपके सवाल से आने के लिए मैं बताता हूँ, मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, और पिछले 28 सालों में जर्नी में, तो वो जो अंकुर बता रहे थे 22 से 24 वाली एज में, तब मैं भी करने के बाद जॉब के लिए था, एंड सिमिलर सिचुएशन थी। लेकिन जब कैंपस में कंपनीज आती थी, हम बात करते थे, जॉब देखते थे, तो देखते कि फेलो को क्या मिला है, मेरे साथ वाले कलीग को क्या जॉब मिली है, कैसे है। और उन ज़माने में हमारे टाइम पे और अभी के टाइम में मुझे लगता था, पहले हम सोचते थे कि उस वक्त सिर्फ 2-3 जॉब्स इंपॉर्टेंट होती थी, एक डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर जो कुछ नहीं कर पाया CA या बैंकर। वो आर्ट्स वालों का तो क्या था, वो IAS के लिए बैठते थे, लंबा टाइम लग जाता था। लेकिन अभी फिर मैं अभी अगर जब अपनी जर्नी सोचता हूँ तो मुझे लगता है जिस टाइम पे 92-93 में जब मैंने इस स्टेज पे था, जो आज स्टूडेंट्स हैं, वो इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन समय था।
क्योंकि क्राइसिस से ही अपॉर्चुनिटी निकलती है। तो 91 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, उसके बाद जैसे इंडिया से अपॉर्चुनिटीज़ निकली, जो काम हुआ, और उसी तरह से मेरा मानना है कि वो जर्नी जो उस वक्त ली थी, एवरी स्टेज, हर दशक में, हर टाइम पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जो अपना करियर लाइफ की शुरू कर रहा है। पैसे से पैसा बनता है, पैसे नहीं है, ये समझना कि कैसे मेरे लिए क्या सही है, क्या कर सकते हैं। और जैसा कईयों ने बताया, हमारे साथ भी हमारी एज में हमने किस प्रोफेशन से शुरू किया, क्या क्या रोल्स हम करते थे फाइनेंस में, क्रेडिट से लेके, ट्रेड से लेके, ट्रेजरी, और फिर वेल्थ बनना। प्रमोटर से मिलते मिलते इंसाइट हुआ कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर कैसे वेल्थ क्रिएशन पे आए, फिर जिन्होंने वेल्थ क्रिएट किए, एक्यूमुलेट कर लिए, उनके लिए कैसे हेल्प करना, मनी से मनी बनाना, जो आज हमारी कंपनी। तो हमने भी अपनी एज में जहाँ से शुरू किया, उसके बाद रेगुलर चलते चलते, काम करते करते काफ़ी कुछ एक्साइटिंग लगा। कुछ एरियाज ऐसे लगे जहाँ हमें लगा थोड़े गैप्स हैं और हमें इस पर काम करना चाहिए, नॉलेज और गेन करनी चाहिए। सिमिलरली आपकी एज पे जैसे आप कह रहे हैं कि पैसे से पैसा बनता है, आज आप जिस स्टेज पे हैं, आपके मन में जो भी आइडियाज़ हैं, आई थिंक उस पर थोड़ा स्टडी करना। और सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे 28 ईयर के करियर में मैंने देखी है स्टूडेंट, कि जो आपकी इस वक्त एज है ना, और जो आपका इस वक्त एसेट है, उसको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छी चीज़ है स्टूडेंट रहना। आप ये मत भूलिए कि आज आप एक जो प्रोफेशन में जा रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, कुछ भी है, स्टूडेंट ज़िंदगी भर बने रहिए। हम भी आज स्टूडेंट ही है, हम भी कुछ सीखते हैं सेशंस में जो होते हैं। अगर आप में हमेशा स्टूडेंट बने रहने की चाह है, कुछ सीखने की, तो डेफिनेटली आप बहुत ग्रेट बनेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे, अपनी सोच से भी आगे पहुंच पाएंगे। तो अपने में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं आज एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म में हूँ जो वेस्टब्रिज कैपिटल की सब्सिडरी है, 100% ओन सब्सिडरी। लास्ट 1 year में टुक ओवर एंड वी आर फॉर्मिंग, ट्राइंग टू क्रिएट द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया, वेल्थ बैंक इन इंडिया। And Westbridge is one of the largest Ps globally, a very renowned P. It's been 25 years in India investing. लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि किसी भी स्टेज पे आप जैसे अपने आप को इन्वॉल्व करते, अपने में इन्वेस्ट करना मत छोड़िए। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसे से ज़्यादा खुद में है। वेल्थ क्रिएशन आपके इन्वेस्टमेंट से अपने आप में होगी। जो आपका इंटरेस्ट है उसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, चाहे दिन में 1 घंटा अपने पे इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूर निकालिए। आई थिंक मैं अपने से यही सीखा हूँ कि किसी भी रोल में था जहाँ मुझे गैप लगे, इंटरेस्ट लगा और मैं कुछ कर रहा था, तो पूरे दिन के जॉब के बाद शाम को एटलीस्ट 1 घंटा ज़रूर निकालिए जिसमें अपने आप पे इन्वेस्ट करें, जो आपको लगता है कि आपको सीखना है, आपको करना चाहिए, आपको आना चाहिए। आई थिंक उससे बड़ा कैश या पैसा होना आप में, आपसे कोई नहीं ले सकता। आपसे कोई पैसा ले सकता है, जॉब ले सकता है, लेकिन आपका अपना इन्वेस्टमेंट जो अपने आप में किया है वो कभी कोई नहीं ले सकता, और वही आपको सबसे ज़्यादा वेल्थ रीप करेगा। तो मेरा आप सबसे यही है कि अपने आप में इन्वेस्ट करना मत छोड़िए। मनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा खुद का इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, बिकॉज वही आपके लिए वो मनी है जो मनी क्रिएट करेगा। तो मेरी सबको ये एडवाइस है कि उस पर इन्वेस्ट कीजिए, और जैसी भी आपको जो भी इनिशियल जॉब मिलती है उसमें अपना पूरा डेडिकेशन ज़रूर दीजिए। थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, बहुत ज़रूरी है। आज की एज में मैंने देखा है कि क्विक कॉमर्स, क्विक 10 मिनट में डिलीवरी, पहली जॉब में सैलरी, ये सब चीज़ें बहुत एक्साइट करती हैं कि यार उसके तो इतनी सैलरी क्या है। जितना आप अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे ना, पहली जॉब से जो सीखेंगे वो आपको ये भी बताएगा कि क्या आपको नहीं आता है, क्या आता है, और आपके इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड चेंज होते रहते हैं और आप खुद अपने आप को इवॉल्व पाएंगे। आई थिंक वो इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी में आपके आइडिया से आपको अपने आप उस डायरेक्शन में लोग मिलेंगे जो आप में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। वेरी ट्रू। तो सबसे काम की लाइन आपने लास्ट में बोली कि आप में इंटरेस्ट उनका जाग जाएगा जब आप काबिल होंगे, तो अपने आप वो आपके पास आएंगे। बिल्कुल। मैं विमल जी, जो सवाल अभी हमने पूछा उससे एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता हूँ। पैसे की तलाश मान लीजिए कि पूरी हो भी जाए, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे दिमाग में एटलीस्ट एक खाका तो हो कि हमें करना क्या है, एक बिज़नेस मॉडल तो हो। वो बिज़नेस मॉडल बनाने के दौरान ऐसी क्या ख़ास चीज़ें, ऐसी क्या ख़ास फार्मूला या टेक्निक होनी चाहिए जिस पे हम अपने बिज़नेस मॉडल को इवेल्युएट कर सकें कि वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। तो हमारे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं आपके सामने, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जब उनके दिमाग में किसी चीज़ का खाका बने, क्या करें, क्या ना करें, और कैसे जज करें? दिस इज़, आई थिंक, ये मेरे को लगता है कि ये कॉमन पिटफॉल है जो कि मोस्ट ऑफ द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स अपने, जिसे सुबह भी हमने सुना कि जोश में होश खो बैठते हैं, और उनके पास ज़बरदस्त आइडिया होता है, ज़बरदस्त एनर्जी होती है, और वो उन दोनों को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो
ठीक उनकी एक्सपेक्टेशंस पे उतर नहीं रहा है। मेरा इसमें एक मशवरा है कि जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दी रिक्वायरमेंट ऑफ दी कस्टमर। जो हमने सवेरे बात करी कि आपके लिए कस्टमर ही भगवान होता है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम पलट दें कि हम पहले कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट समझ लें, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसको समझ लें। अगर हम उसको समझ लेंगे तो हमें पहले तो ये समझ में आ जाएगा कि हमें प्रोडक्ट बनाना क्या है, और उसके बाद में जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ दिनों के बाद हमें अपना मतलब इसमें बहुत जैसे अभी सारे स्पीकर्स ने कहा कि थोड़ा सेल्फ क्रिटिकल भी होना पड़ेगा। जस्ट एक रोमांटिक आइडिया लेके नहीं आगे बढ़ना है, हमें ये देखना है कि कौन सा आइडिया हमारे लिए या हमारे वेंचर के लिए दरअसल काम कर रहा है, राइट। तो इसका एसिड टेस्ट यही है कि अगर आपका बिजनेस मॉडल रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा है जो आपने सोचा था, लेटस से अगर और कुछ नहीं देखें तो हम एक ये देखते हैं कि जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है या जो आपने मैट्रिक्स प्रॉफिटेबिलिटी की सोची थी, आपने भी कहा कि पैसा आज की तारीख में कोई भी ऐसा एंटरप्राइज नहीं है जो पैसा लूज़ करना चाहता है। तो कोई भी बडिंग एंटरप्रेन्योर है आपके पास, कोई भी अगर इन्वेस्टर आता है, कुछ भी आता है, तो वो पहले ये देखते हैं कि मेरा रिटर्न क्या होगा और कितने दिन में होगा। अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस में मैं ये कहना चाहूँगा कि साइकिल बहुत छोटा होता है। आपके पास मतलब हो सकता है कई आप फैक्ट्री लगाएं तो लोग आपको बोलेंगे कि हाँ 5 साल में रिटर्न आएगा, 10 साल में रिटर्न आएगा। अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस में ये रिटर्न की साइकिल छोटी होती है। तो अगर आप मुझसे एक थंब रूल पूछेंगे तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई आइडिया है और वो ऐसे काम कर रहा है कि 3 साल में आपको विद द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिटर्न दे रहा है, देन यू आर सक्सेसफुल। तो ये बिजनेस मॉडल बनाते समय आपको बहुत कायदे से ध्यान में रखना है कि मेरा रिटर्न जो है कितने दिनों में और किस लाइंस पे आ जाएगा। दिस इज माय शॉर्ट आंसर टू प्रॉब्लम। लेकिन सर इसमें आपने सेल्फ क्रिटिकल होने की भी बात की। सेल्फ क्रिटिकल होने में और पेशेंस लूज करने में भी बहुत धागे भर का महीन फ़र्क है ना। तो उस पर हमको मतलब कितना समय और कितना पैसा, कितनी एनर्जी लगानी चाहिए, और क्या एक सर्टेन पॉइंट क्या होना चाहिए जब हमें डिसाइड करना चाहिए बॉस ये वर्क नहीं कर रहा है, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। कुछ ऐसा टाइम पीरियड या इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन? मेरे बैंकर फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे कि एक बैंक जो होता है वो तो 90 डे साइकिल पे चलता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट डिलीवर होते हैं। तो आपके पास एक बड़ा डिफाइंड सा प्रोसेस है कि भाई अगर कोई क्वार्टर ऑन क्वार्टर चीज़ चल रही है तो ठीक है, उसको जो है बैंकिंग सेक्टर में एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज इट मे नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि एट अ बिजनेस लेवल 3 years शुड बी आवर अल्टीमेट पीरियड। अगर 3 साल में कोई एंटरप्राइज जो है वो इन्वेस्टेड मनी को रिटर्न कर रहा है, ब्रेक इवन विद प्रॉफिटेबिलिटी ला रहा है, दैट आई वुड स्टैम्प एज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। बट बाकी ये है कि हमको एज आई सेड कि जब सफलता नहीं मिलती है तो हमें मॉडल चेंज करने पड़ते हैं। अपने मॉडल से कई बार लोगों को ऐसा होता है कि नहीं ये तो परफेक्ट है, चलेगा कैसे नहीं है, ठीक है, और उसमें पॉपुलरली लोग कुछ एग्जांपल्स टेक्नोलॉजी कंपनीज वगैरह के भी देते हैं कि अमेज़ॉन इतने साल में प्रॉफिटेबल हुआ था। तो हैट्स ऑफ, अगर आपको इस तरीके का इन्वेस्टर मिलेगा तो वेरी गुड, जो उतना पेशेंस रखता हो, बट फाइनेंस में मैंने देखा नहीं। तो इसलिए बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए डोंट गो बियॉन्ड 3 years इज़ व्हाट आई वुड। और सर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के पास जो सबसे पहले जो एक कैपिटल मतलब एक इन्वेस्टमेंट होती है, सीड इन्वेस्टमेंट, वो मोस्टली केसेस में पापा के पैसे होते हैं। तो वो पापा के पैसों की चिंता भी बहुत होती है, लेकिन उस पर आप खेल भी सकते हैं कि मम्मी बचा लेगी कुछ होगा तो ऐसी सिचुएशन में वो पापा के पैसे वाला प्रेशर पे उस पर कितना आपको स्टेक लेना चाहिए, या फिर आपको बैंकिंग सॉल्यूशंस की तरफ ही जाना चाहिए और पापा का पैसा पापा के रिटायरमेंट के लिए रहने देना चाहिए? क्या कुछ आप मतलब कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, पहली चीज़, अगर आपके वेंचर में कोई दूसरा पैसा लगा रहा है तो ये इटसेल्फ एक वैलिडेशन होता है कि किसी को अगर आपके आइडिया पे एतबार है, भरोसा है, तो वो पैसा लगा रहा है। तो ये एक एसेट, अगर आपके पास पैसे हैं भी,
आई वुड रिकमेंड कि आप फिर भी दूसरे से बाउंस ऑफ करिए. दिस इज अ काइंड ऑफ अ सेल्फ चेक कि क्या कोई दूसरा लगाएगा इसमें पैसे. अगर वो लगा रहा है तो ये एक स्टैंपिंग है कि हाँ इस आइडिया में दम है. दैट इज पार्ट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 जो मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, आई थिंक आपने यूरोप का बात किया, और ये इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम. सी, आप लिटरली एज दे प्रोबेबली से, आई डोंट नो डेटा करेक्ट है कि नहीं, बट एक ऑस्ट्रेलिया आप ऐड करते हो हर साल अपने में. इतने सारे नए कस्टमर्स किसी और मार्केट में शायद नहीं आते. राइट. दूसरी चीज़, आपने एक पॉपुलर वर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन का सुना होगा, जो कि इंडिया में बैंकिंग ऑलमोस्ट 150 साल से ऊपर बैंकिंग हो गई है. लेकिन अगर हम 20वीं सदी में आकर के 2025 और 23 और 24 में भी आकर के अगर हम कहें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी बहुत बड़ा गैप है. और इस गैप को भरने के लिए हमारी जो सरकार है, पर्टिकुलरली जो करंट सरकार है, इसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को अपने टॉप एजेंडाज में रखा हुआ है. और इसकी वजह से क्या हुआ है कि बैंकों ने एक, अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करूं, तो आपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का नाम सुना होगा, जो बैंक मित्र जिसे कहते हैं जी. राइट. ये बैंक मित्र सारे ही बैंकों के साथ, दे आर बेसिकली वर्किंग लाइक अ बैंक ब्रांच जो ये हैं, एट द डोर स्टेप. एट द डोर स्टेप. यस. और ये जो बिजनेस है इसमें बड़ा मिनिमल इन्वेस्टमेंट है. इसमें कोई किसी का पैसा बर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टमेंट है, और आप बैंकिंग पद्धति के साथ विद फुल टेक्नोलॉजी जुड़ जाते हैं. तो आई थिंक दिस इज़ वन एरिया विच द यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स कैन डेफिनेटली look at, and this is for my, I mean to my understanding, this is one thing which will be staying in India for long. बिल्कुल. और मुझे लगता है आपने पापा के पैसों की बात की, ज़्यादा रिस्क तो मुझे लगता है पति के पैसे लेने से होता है. पापा तो फिर भी थोड़ा माफ़ कर देंगे, थोड़ा पति के पैसे पे ज़्यादा रिस्क लगता है. पति को पैसे लेने, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द बीसीज जो है हमारी यंग विमेन है, और वो जो कमाती है वो एलिगेशन ये कि पति लोग ले जाते हैं. विकास जी, आपसे मेरा सवाल है, जब भी शुरुआत करेंगे किसी भी बिजनेस की, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, क्योंकि मेरे सवाल मिडिल क्लास से जुड़े होंगे, थोड़ा रिलेट कर पाऊंगी तो रिस्क फैक्टर जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा तंग करता है कि जो बची खुची पूंजी है वो भी चली जाएगी, फिर जिससे पैसा उठाया जाए वो घर का ही कोई मेंबर हो, उसके लिए गिल्ट होगा कि जो था वो भी गया, 100 बातें सुननी पड़ेंगी. उस रिस्क फैक्टर से कैसे ओवरकम किया जा सकता है ताकि शुरुआत तो हो? बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब रिस्क की बात करें तो आई थिंक मैं युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहूँगा कि बिजनेस में सबसे पहले आंख बंद करके कूदना नहीं होता है. कई बार क्या होता है, आदमी को लगता है कि एक आजकल एक कॉन्सेप्ट, फैशन बन गया है कि सबको बिजनेस करना है, और वो बड़ा डेंजरस फैशन है. बिकॉज आप इन अ वे अपने पैर में खुद गोली मार रहे हो, क्योंकि आपको एक्सपोजर नहीं है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि कैसे वर्क कल्चर में काम किया जाता है, आपको आइडिया नहीं है कि लोगों के साथ कैसे काम किया जाता है, और आप बाज़ार में जाके अपने माँ बापों का पैसा लेते हो, या अपने घर से पैसे लेते हो, या बाज़ार से पैसा लेते हो, तो आप एक ऐसे रिस्क के दायरे में चले जाते हो जहाँ पता नहीं कि जो आपका आइडिया है वो वैलिडेटेड है भी है कि नहीं है. सो मैं ऑलवेज एक सजेशन, या मैं जितने भी लोगों को कोच करता हूँ, सबसे पहले कहता हूँ कि ट्राई टू टेक 2 या 3 साल का कहीं एक्सपीरियंस लीजिए आप लोग, क्योंकि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सॉफ्ट स्किल का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि आपको अगर सॉफ्ट स्किल्स, लोगों से डील कैसे करना है, अपने प्रोडक्ट को कैसे किसी के आगे प्रेजेंट करना है, किसी बैंकर्स के आगे अपनी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको कैसे प्रस्तुत करना है, अगर वो फंडामेंटली आपको स्किल आपकी इतनी वीक है कि आपका आइडिया बेशक अच्छा हो, परंतु वहाँ स्किल में आपका स्किल सेट ही बहुत पुअर है, तो आप कहीं कुछ आगे नहीं बढ़ा पाओगे कदम. सबसे पहले सिर्फ इस जोश में कि यार मेरे दोस्त ने एक स्टार्टअप की है, मुझे भी स्टार्टअप करनी, क्योंकि आज का माहौल ऐसा हो गया है कि हर एक बच्चे को स्टार्टअप ही करनी है. सबको यह लगता है कि हम शॉर्टकट से, वो जो सांप सीढ़ी का गेम होता था कि 0 पे आप खड़े हो, इकट्ठे 99 पे कोई सीढ़ी ऐसी मिले कि वो हम डाइस चलें कि सीधा 99 पे पहुंच जाए, परंतु ऐसा प्रैक्टिकलिटीज़ में संभव नहीं है. प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, और इसीलिए अधिकांश जो रिस्क होती है हम उसको असर्टेन ही नहीं कर पाते हैं. प्रॉब्लम क्या है कि हम कहते हैं तमन्ना जी रिस्क शब्द है, परंतु रिस्क का एहसास भी तब होगा जब आपने 2-4 साल कहीं अपने आप को घिसा है, किसी के साथ मतलब
आपने आइडियाज़ को थ्रो किया है, फिर देखा है कि क्या क्या गलत हो सकता है आपको नहीं पता है। और बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है, बट एट द सेम टाइम रिस्क भी बहुत है। कल को पैसा नहीं चला क्या होगा, आप स्ट्रेस में चले जाओगे। आपने बैंक से पैसा ले लिया, बैंकर्स आपके दरवाजे पर आ जाएंगे। आपने किसी भाई का, रिश्तेदार का, नातेदार का पैसे ले लिया, वो आपको डेली फ़ोन करके तंग करेगा। तो यू डोंट वांट टू बी इन अ पोजीशन जहां आपको किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबिलिटी आपके सर पर आ जाए, क्योंकि आपको एक्सपोजर नहीं था। तो मेरा सबसे पहले ये है कि आपको रिस्क को अगर मिटिगेट करना है तो उसका तरीका यह है कि 2-3-4 साल पहले अपना करियर इस्टेब्लिश करके स्किल सेट जो बेसिक चाहिए बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस बताता हूँ, बिजनेस इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। कई बार हम लोग इसका हुआ बनाते हैं कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल चीज़ है, बट मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ बिजनेस करना सबसे आसान चीज़ है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कॉमन सेंस नहीं है। बिजनेस में से कॉमन सेंस चाहिए। अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप बिजनेस कर सकते हो। और कई बार कॉमन सेंस इतना हम अनकॉमन मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो हमने सोचा है वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले 2-3-4 साल जितना आप एक्सपीरियंस कर सकें, एक्सपीरियंस करिए। अपनी खुद की बनाई हुई कैपिटल 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो भी आप बिल्ड कर सकें इन 3-4 साल, 5 साल काम करके उसको जोड़िए। क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर्स जो जितने भी होते हैं उनको सबको एक राय देता हूँ कि आप जब भी बिजनेस चालू करें, ये मेक श्योर करें कि 2 साल की वर्किंग कैपिटल आपके पास, जो आपको खाने के लिए पैसे चाहिए वो आपके पास रहने चाहिए। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, 2 साल आगे का नहीं सोचते हैं, वो चालू कर देते हैं कि हमें 3 महीने में, 4 महीने में प्रॉफिट आने लग जाएगा। नंबर्स, हम इतने ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि हम रॉन्ग अजम्पशंस के बेस पर वो ऑप्टिमिज्म को लेकर बिजनेस के ऊपर चले जाते हैं, और वही सब रिस्क हैं। तो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तमन्ना जी कि इन बच्चों को मेरा सजेशन ये है कि 2-3-4 साल पहले काम कीजिए, कुछ अपनी कैपिटल बनाइए, और जो बिजनेस जैसा हमारे साथी स्पीकरों ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका वैलिडेशन। तो अगर कोई इन्वेस्टर है जो आपके पैसे लगाना चाहता है अपने आपके बिजनेस में, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट वैलिडेशन है। तो बेशक आपके पास पैसा भी है, परंतु आप फिर भी एक इन्वेस्टर लेके आइए जो कि आपका कम से कम बिजनेस वैलिडेट कर देगा। अगर किसी बंदे ने 10 लोगों से आप मिले, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं 100 रुपये लगाने को तैयार हूँ, तो इसका मतलब बिजनेस में कहीं फ्लॉ है, और वो सबसे बड़ी रिस्क है। आप क्योंकि उसको आप उस ब्लाइंड स्पॉट में होते हो। एक मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट होता है ब्लाइंड स्पॉट। हमें वो पता ही नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में गलत जा रहे हैं, और हम चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। 2 साल बाद, 3 साल बाद लगता है कि ना ही हम जॉब कर सकते हैं, और हम बिजनेस में पूर्ण तरीके से फेल हो गए हैं। तो मैं ये सिर्फ इसलिए आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको जब भी बिजनेस की शुरुआत करनी है, 3-4 साल का एक्सपोजर, ठीक ठाक वर्किंग कैपिटल अपनी बना लो, 2 साल का कम से कम कैश आपके पास होना चाहिए। तीसरा, आपका जो आइडिया है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में करें, तो आप आउटडेटेड हो। तो मैं ऑलवेज अपने जितने भी कोचीज़ होते हैं उनको मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि आप फिट एनालिसिस करो, फोकस, बहुत फोकस हो के आप एक जो आपका आइडिया उस पर काम करो। इनोवेट, आपको कंटिन्यूसली जो आपका प्रॉब्लम जहाँ आप सॉल्व कर रहे हो उसमें इनोवेशन, और टीम बहुत इंपॉर्टेंट आपको चाहिए। तो जब आप ये सब एनालिसिस करते हो तो जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, आप हर एक चीज़ पर रिस्क फैक्टर अपना कम कर लेते हो। सो ये सब भी फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर टू ग्रेट एक्सटेंट रिस्क कैन बी मिटिगेटेड। बिल्कुल। तो ये बिजनेस के बी के बाद जो सी आपने 2 बताए, एक तो करेज है और दूसरा आपने बोला कि किस तरह से हमको अपनी कैपिटल को भी सेफ गार्ड करके चलना है। तो कैपिटल की बात हुई है, तो परेश जी आप कैपिटल देते हैं, बैंकर हैं आप, तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं आप उनको ये बताना चाहेंगे कि कोई भी स्टार्टअप करने के लिए हम कितनी एक बेसिक कैपिटल की हमको ज़रूरत होती है, उसको जुटाने के लिए क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं, क्या कुछ तरीके हैं जो एक बडिंग एंटरप्रेन्योर को भी यूटिलाइज कर सकता है, उसको साथ दे सकते हैं वो। बहुत सही सवाल पूछा आपने, लेकिन मैं स्टूडेंट से 2 चीज़ें जानना चाहूँगा। जब अंकुर का सेशन चल रहा था, काफ़ी लोगों से पूछा गया था कि यहाँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कितने लोग हैं, राइट? कैन यू जस्ट रेज हैंड्स, हाउ मेनी आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आर द स्टूडेंट्स? ओह ग्रेट। एंड हाउ मेनी आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड हेयर? वाह, सो मेडिकल वाले पीछे बैठे हैं और लग रहा है इंजीनियरिंग वाले आगे बैठे हैं। अच्छा, सो सुबह के सेशन में, एंड आप में से कितने लोग हैं जो एग्जिस्टिंग बिजनेस फैमिलीज के किड्स हैं जो यहाँ पे ये कोर्सेज कर रहे हैं? जस्ट लुक एट द डाइवर्सिफिकेशन हियर, राइट? मेडिकल है अक्रॉस सेक्शन, फ्रॉम मेडिकल टू इंजीनियर, सी दे आर फ्रॉम बिजनेस फैमिलीज ऑलरेडी हु आर देयर। नाउ ऐसे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि मुझे यहाँ से अच्छे पैसे वाली जॉब मिलनी चाहिए,
When I'm out from here, my first income should be really very good, which I feel across my peers should be very high. Wow, medical is not good. या धीरे धीरे सोचता हूँ मेरे को भी तो चाहिए, उसको चाहिए तो मुझे भी चाहिए. वेरी गुड. और मुझे एक चीज़ ये बताइए, कौन ये जानते हैं कि जो मेरे इंटरेस्ट का रोल है वो मिले, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मनी. मेरा ये इंटरेस्ट है, मुझे वैसा रोल मिलना चाहिए. आई थिंक योर क्वेश्चन इज लार्जली आंसर्ड हेयर फ्रॉम दीज टू एस्पेक्ट्स और व्हाट द माइंडसेट, इन लोगों का क्या सोच का दरिया है. अगर आपका ये मानना है कि मेरे इंटरेस्ट का रोल मुझे मिलना चाहिए और वो आपको मिलता है, तो आई थिंक यू आर इन द राइट ट्रैक, जो इससे आप अपने बिजनेस आइडिया को रियली एक ट्री में, सीड को ग्रो करके एक टीम में ला सकते हैं. इनिशियल कैपिटल जो आप अपने आप में कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरी आप सबको 2 एडवाइसेस रहेगी पैसे के बियॉन्ड, एंड आई विल कम टू दैट पार्ट, पैसे वाली. फियर और ग्रीड, इन दोनों से हमेशा अपने हर डिसीजन में बच के रहिएगा. आप जो भी डिसीजन ले, जब भी आपके मन में ये आए कि ये सही है गलत है क्या होगा, उस वक्त फियर और ग्रीड को साइड में रख के लीजिएगा डिसीजन. आप कभी गलत नहीं हो सकते. और ये मैंने अपने बैंकिंग करियर से सीखी है. और दूसरी चीज जो अंकुर ने बताई थी, कंफर्ट जोन में जिस दिन आपको लगा यस आई राइट, मस्त जॉब है, बिकॉज आप हमेशा रिलेटिव अपने साथ वाले से कंपेयर करके देखते हैं, एक रिलेटिव सेंस होता है. कंफर्ट जोन में जिस दिन आ गए ना, उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू है. और मैंने अपने 28 साल के करियर के बाद वेरी गुड बैंकिंग, फॉरेन बैंक, इंडियन बैंक्स में, कैन बी कॉल्ड अ कंफर्ट जोन. बट व्हेन दिस आइडिया, हमें जब ये आइडिया आया, देखिए आइडिया आपकी एज पे या मेरी एज पे किसी भी स्टेज ऑफ करियर पे कई आइडियाज आते हैं. और जब भी ऐसा आइडिया मेरे पास आया कि हमें इंडिया में, हमने जब एसेस किया तो बहुत सारे वेल्थ एडवाइजर हैं जो नॉन बैंक आउटफिट से भी हैं. काफ़ी कंपनीज, बहुत सक्सेसफुल नेम्स हैं जिन्होंने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अमेजिंग वैल्यूएशन किया है, राइट. लेकिन हमने ये एनालाइज किया कि जो वेस्टब्रिज कैपिटल यूएस के इन्वेस्टर को रिटर्न दे रही है, इंडिया में अभी भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो पूरे इंडिया को वेल्थ में कवर कर रहे. इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ रिच यू आर और हाउ लेस वेल्थ यू हैव, सो कॉल्ड एवरीबडी हैज मेड मनी आउट ऑफ हार्ड वर्क, सो इट इज़ नॉट लेस वेल्थ. आपने चाहे 100 रुपये बनाए हैं या 100 करोड़ बनाए हैं, आपके हार्ड वर्क के हैं वो, तो आपके लिए लेस वेल्थ नहीं है, वो आपकी हार्ड क्रिएटेड वेल्थ है. लेकिन उसमें ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपने वेल्थ क्रिएट की हार्ड वर्क से, उसके बाद जब मुझे लगा कंफर्ट जोन है इस वेल्थ को करने के लिए, इंडिया में या तो B2B एंगल बहुत बड़ा है, या डिजिटल साइड बड़ी है, या B2C जहाँ हम क्लाइंटों से मिलके उनके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है डिस्कस करते हैं. या मैं एक एजेंट हूँ जो लोगों के पैसे लगाता है, और मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूँ विच इज़ कॉल्ड B2C, वेयर आई यूज दैट प्लेटफॉर्म, एंड सेकंड इज डिजिटल. कोई ऐसा प्लेटफॉर्म इन तीनों पे पूरे देश को कवर करता हुआ नहीं था. उस आइडिया से हमने फंड्स इंडिया को क्वायर करके फॉर्म किया है. और फंड्स इंडिया प्राइवेट वेल्थ B2C सेगमेंट का है. देयर इज अ डिजिटल सेगमेंट एंड देयर इज अ B2B सेगमेंट. सो ऑल 3 सेगमेंट्स कलेक्ट करके बना है. तो इमेंस आइडियाज किसी भी एज पे, किसी भी टाइम पे आपके करियर में आते हैं. तो उस आइडिया पे एक इनिशियल कैपिटल की जो आपने बात की, इनिशियल कैपिटल में आपको ये असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि मैं शुरू कर रहा हूँ. तो जैसे उन्होंने बताया डॉक्टर चतुर्वेदी ने कि मेरे को कितना पैसा साइड में रखना और कितना पैसा मेरे पास है जिससे करना है, कितना चाहिए से ज़रूरी. जब मैं करना चाहता हूँ तो उस पैसे में मैं कैसे कर सकता हूँ वो इंपॉर्टेंट है. कहाँ मुझे अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में रखना है, कहाँ मुझे कितना खर्चना चाहिए, और कहाँ एक पीरियड पे पहुँचने के बाद मुझे और स्पेंड इस एरिया में करना चाहिए. आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है. साइड में कुछ पैसा इसलिए नहीं रखना कि मेरे में डर है कि कुछ हो गया तो ये मुझे बचा लेगा, नहीं. मेरे को इस पैसे में अगर चलाना है अपने इस बिजनेस आइडिया को, तो क्या क्या की पिलर होने चाहिए और किस पिलर में मुझे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है उस पोर्शन का. अगर मेरे पास 100 रुपये और मैं 30 रुपये साइड में रखता हूँ, लगता है 70 रुपये बिजनेस में लगाने हैं, तो मैं यही कहूँगा कि 70 रुपये को अपने की पिलर्स में आप कैसे एलोकेट करके यूज़ करते हैं, वो आपका अपना सेंस और स्ट्रेंथ है, उसके साथ चलिए. यस, ये एक फेलो बैंकर हैं जिन्होंने क्रेडिट बहुत किया है बैंकिंग में, ये समझते हैं, ये देखते हैं जब किसी को पैसा दे रहे हैं तो रिटर्न कब आ रही है, किसी कंपनी को दिया है 3 साल है. प्लीज़ कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर बिजनेस दैट यू आर डूइंग. फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अंकुर ने कहा, सीखने के लिए. फिर ओवर अ पीरियड आपको लगेगा जिस पिलर में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है वहाँ पर रुक के मुझे अब इस सेगमेंट में अपने इसी की डिसीजन पिलर में और इन्वेस्ट करना चाहिए. दैट इज़ व्हेन मनी विल फ्लो टुवर्ड्स यू, इट विल कम. सो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज़रूरी है. तो मैं 2 चीज़ कहूँगा. और इस पूरी जर्नी में जो सुबह हमने सीखा एज ए स्टूडेंट, मैंने भी देखा, आई थिंक आचार्य जी थे, हमारे जगत गुरु जी ने बताया और आचार्य मनीष जी ने बताया, हेल्थ को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा. इसका मतलब ये नहीं होता कि वर्क लाइफ बैलेंस है, वर्ड वर्क लाइफ बैलेंस है. अब लाइफ वर्क बैलेंस मत कीजिएगा, राइट.
कि मुझे लाइफ को ज़्यादा देना है। वर्क लाइफ बैलेंस में ध्यान रखिए, इस पूरे टर्म में वर्क पहले आता है, उससे लाइफ बैलेंस होती है। सो ये नहीं कि इम्बैलेंस करें, लेकिन हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये। यू हैव क्रिएटेड अ बिजनेस, अगर आप एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रहे हैं तो आप ये नहीं चाहते कि बिजनेस 4-5 साल बाद बेच के निकल जाओ, आप उसको बड़ा करना चाहते हैं 20-25 साल के लिए। तो अगर आप बिजनेस के लिए सोचते हैं तो आपके अपने लिए भी सोचना ज़रूरी है कि उस जर्नी में आप भी साथ हो। बिल्कुल। तो मैं आपके पास आऊँगा विमल त्रिपाठी जी, और मेरा ये अंतिम सवाल होना चाहिए कि पैसा सबके पास आएगा, ये बिज़नेस करें, जॉब करें, कहीं भी जाएं, लेकिन इंडिया में एक चीज़ जिसको हम आज भी बहुत निगलेक्ट करते हैं, और वो इनिशियल जब आप 5 साल 10 साल नौकरी कर लेते हैं, बिज़नेस कर लेते हैं, उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि काश ये काम मैंने पहले किया होता, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसकी बहुत बड़ी कमी है। अभी बच्चों को तो एहसास होता ही नहीं है, और इंस्टीट्यूशंस और हम जैसे लोग आगे बढ़ के बताते नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है। तो आज जब वक्त मिला है आपसे जानने का, तो आप बताएं कि फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके अभी से इनको कितना क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे, मतलब आप बीज सूत्र वाक्य क्या होगा आपका? देखिए, आपने बहुत गहरा सवाल पूछा है, और ये इसका कोई अगर मैं सिंपल आंसर देना चाहूँ तो आई वुड लाइक टू कोट डॉक्टर के.सी. चक्रवर्ती, हमारे डीजी थे आरबीआई के एक टाइम पे, और जिस समय आपका ये क्राइसिस वेस्ट में हुआ था, पूरा लेमन ब्रदर क्रैश हुआ था, ही हैड क्वेश्चनड डिड दे हैव फाइनेंशियल लिटरेसी। क्या उनको फाइनेंशियल लिटरेसी थी जो इतना बड़ा स्कैम हो गया वहाँ पर और ये सारी चीज़ें। तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ब्रॉड टर्म है जी। जिस टर्म्स में हम उसे आज इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो जनरल पब्लिक के लिए कौन सी फाइनेंशियल लिटरेसी है। एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक यू शुड कैच देम यंग, एज दे से, कि जितना जल्दी हम अपने पाठ्यक्रम को फाइनेंशियल लिटरेसी से सुदृढ़ कर देंगे उतना अच्छा है। जब भी आज के पाठ्यक्रम को अगर आप हमारे देखेंगे तो शायद उन लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी पे उतना बताया नहीं जाता है, इसलिए इवन अगर आप एक ग्रेजुएट से भी बात करेंगे और सिंपल चीज़ें भी पूछेंगे अगर फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में, तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं, या जवाब देते हैं तो वो जवाब किताबी होते हैं, समझ नहीं होती उनको। तो पहला चीज़ तो ये है कि इसको अपने पाठ्यक्रमों में समावेश करना चाहिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके। वेदर मैं तो कहता हूँ कि मिडिल स्कूल से ही, लाइक 7th 8th जैसे ही बच्चे को समझ आती है, वो करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको हमें अपने डे टू डे व्यवहार में भी लाना चाहिए। आई थिंक हमने ग्रीड की बात की, आई थिंक हमने ये सब बात की कि बहुत जल्दी स्केल अप। आज जो सबसे बड़ा स्कैम जैसे डिजिटल गेमिंग का चल रहा है, अभी सभी लोगों ने सुना होगा ना कि डिजिटल गेम और ये प्ले जो आप गेम्स लेते हैं, ऐप्स लेते हैं, ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट ग्रीड, ओके, बिकॉज आप गेट रिच क्विक करना चाहते हैं। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी का पहला चीज़ तो यही है कि जो चीज़ जब जितना टाइम लेती है उतना ही लेगी। अगर उससे अच्छी, इफ समथिंग इज अपीयरिंग टू बी यू नो वेरी ग्लॉसी, देन प्रोबेबली यू शुड क्वेश्चन इट। आपको सवाल उठाना चाहिए कि भाई ऐसा कैसे। अगर कोई दूसरी चीज़ बाज़ार में रिटर्न 8% 10% का दे रही है और कोई कहता है मैं आपको 24% रिटर्न दे दूंगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं हेरा फेरी हो रही है, जिस पे वो पूरी पिक्चर भी बनी थी। तो मेरा सिंपल सा कहना ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक पाठ्यक्रम में ले ली जाए। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो आप लोग डेली अगर अपना इकोनॉमिक टाइम्स और इस तरीके के अखबार जो होते हैं, अब तो इंटरनेट है, सबके इंटरनेट वर्जन्स भी हैं, आप उनको भी पढ़ते चलें। बाकी रिज़र्व बैंक ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो आप रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पे जाके बहुत सिंपल टर्म्स में, इनफैक्ट वो तो ऐसी बनाई हैं कि गांव के लोग समझ सकें उसे, जो अशिक्षित हैं वो समझ सकें उसको, कार्टून फॉर्म में बनाई हैं। उन सब चीज़ों को अगर ये लोग करेंगे, ध्यान देंगे, तो फाइनेंशियल लिटरेसी मेरे ख्याल से कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, वो होते चलेगी साथों साथ। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी एज अ इंडिविजुअल ऑल्सो इज़ रिक्वायर्ड। जैसा इन्होंने कहा कि अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट हैं या फाइनेंशियली कॉन्शियस हैं, तो आप डे 1 से अपने लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू सप्लीमेंट्री इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आप जितना जल्दी अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मिलता हूँ जो SIPs करते हैं, जो इस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं इन अ वेरी लिमिटेड मैनर। वो अपने लिए खुद एक सप्लीमेंट्री इनकम कर रहे हैं। जो सैलरी आएगी, जॉब लगेगी, अलग बात है, बट एक साथ साथ ये भी होते चलेगा।
तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल लिटरेसी कोई बहुत एक एग्जॉटिक अलग से लाने वाली चीज़ नहीं है। ये आप डे टू डे लाइफ में बिल्ड कर सकते हैं। जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, और जो इस तरीके से ग्रेजुएट्स हैं आप अपने साथियों को सिखा सकते हैं। तो ये एक से एक मतलब बढ़ते चली जाएगी, और जितना जल्दी हम पूरी सोसाइटी को इसके बारे में अवेयर कर लेंगे तो ये स्कैम्स जो हैं हमारे ये होना बंद हो जाएंगे, जिसका आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे ज़्यादा जो आज ज़रूरत है वो है कि हमारे ये जो स्कैम हो रहे हैं लोगों को कि पैसे निकल गए, लोग यूपीआई नहीं समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। समय के साथ बदलना पड़ेगा, अपनी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल बहुत सारे हैं तमन्ना, लेकिन सवाल वक्त की बहुत अपनी सीमा है। और समय बहुत कम है, लेकिन आप तीनों ने बहुत ही ज़्यादा कह सकती हूँ पते की बातें बताई हैं, क्योंकि बिल्कुल सही है जब हम बिज़नेस को लेकर बात करते हैं, स्टार्टअप्स को लेकर बात करते हैं। अगर मैं सोशल मीडिया की ही बात करूँ तो होता यही है कि अच्छा ये तो कुछ भी नहीं करता था, इसके इतने व्यूज़ आ रहे हैं, मैं भी यूट्यूब चैनल खोल लेता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं करता था, इसके तो इतने फॉलोअर्स हो रहे हैं, मैं ब्लॉगिंग करना शुरू कर देता हूँ। उसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, भेड़ चाल से बचना बिल्कुल। चाहिए। और जी जी सर, ऐड कर सकता हूँ कि प्लीज़ अंडरस्टैंड in the world of finance टेक्नोलॉजी इज़ ओनली अ टूल, इट इज़ नॉट अ। लोग जो गलत समझ जाते हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू सब कुछ हो सकता है, प्लीज़ फाइनेंस इज़ अ वेरी टच एंड फील काइंड ऑफ अ बिजनेस। उसमें जब तक आपका कस्टमर टच नहीं है वो यू विल गो रॉन्ग। तो दिस इज जस्ट एडिशनल थिंग दैट आई वांट टू ऐड। जी, तो समय की अपनी सीमा है, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल हम इतने ही सवालों के साथ आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे। आप तीनों हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए, संस्कृति यूनिवर्सिटी के बच्चों को, और एबीपी न्यूज़ के माध्यम से आपने लाखों करोड़ों दर्शकों तक बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, कैसे सस्टेन किया जाए, इन तमाम सवालों के जवाब दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। और अब मैं संस्कृति यूनिवर्सिटी से आशीष कुमार जी को बुलाना चाहूँगा। आप मंच पर आएँ और हमारे तीनों महानुभावों को आप सम्मानित करें।